शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहा है आपका। यह देखो आपको मिला हुआ है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। विच सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई। देखो जितने भी बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की थी उन्होंने 50 में से 45 प्लस किया है, जो कि देखो बहुत अच्छी बात है। 50 में से 45 प्लस ज्यादातर बच्चों ने ये स्कोर लाया है, जो कि देखो बहुत खुशी होता है जब मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे इतना अच्छा स्कोर लाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग अभी 15 जनवरी को पेपर दोगे वो भी इतना स्कोर जरूर करोगे, वो भी इतना स्कोर जरूर लाने वाले हो। अब आप लोग बताओ कि मैंने ये सवाल पढ़ाया था कि नहीं। बहुत बार मैंने आपको ये वाला सवाल पढ़ाया है, मैं हमेशा ये चीज आपको पढ़ाते रहा हूं। और देखो पेपर में IRO दिल्ली का पेपर में भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको हर बार नोट करवाया था कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, सबको लगभग याद होगा। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है देखो कानपुर को कहते हैं। और यही अगर यहां पर आपसे पूछ दिया गया कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो यह देखो कोयंबटूर को कहते हैं। देख सकते हो आप सब, हर एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा गया है। जो मैंने आपको मैराथन में पढ़ाया, क्लासेज में पढ़ाई, वो सारी की सारी सवाल जो है आपके पेपर में आई है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला है आपको। अगला सवाल है कि सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा। विच कंट्री सेंट मैन टू द मून फर्स्ट। मैंने हर बार आपको यह जरूर पढ़ाया कि चांद पर जाने वाला व्यक्ति कौन था, सबसे पहले चांद पर किसके द्वारा भेजा गया, किस देश के द्वारा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, अंतरिक्ष में प्रथम बार व्यक्ति को किसने भेजा। हर एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ आया है। आपका 13 नवंबर को पेपर हुआ है ना, उसमें से मेरे पढ़ाए हुए में से 50 में से सभी स्टूडेंट 40 प्लस 45 प्लस ऐसे स्कोर लेके आए जिनसे भी बात हुआ है। तो ये बहुत खुशी की बात है। आप सब भी इतना स्कोर करिएगा, लगातार पढ़ाई करते रहिए और 15 जनवरी को आप लोग का भी जो है इतना बेहतर स्कोर जाएगा। हर एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ पूछा गया है। सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा, तो यह देखो सब कोई जानते हो USA ने भेजा था। ठीक है, किसको भेजा गया था, तो यह देखो भेजा गया था नील आर्मस्ट्रांग को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यही पूछे आपसे कि अंतरिक्ष में प्रथम मानव किसने भेजा, तो अंतरिक्ष में जो प्रथम मानव है यह देखो रूस के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, और वो कौन थे, तो वो थे देखो यूरी गागरिन। ये सबको लगभग पता होगा, वह कौन थे, तो वह देखो यूरी गागरिन थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो मिला है यहां पर कि इनमें से किसके पक्ष में नेहरू जी थे लेकिन गांधी नहीं थे। इन हुज फेवर वॉज नेहरू जी बट गांधी वॉज नॉट। अहिंसा, भारी औद्योगिकरण, सत्य या फिर अप्रशस्ता। क्या होगा सही जवाब, चलो जी बिल्कुल सही सब लोग करोगे और बताओगे कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जो है सब लोग का जवाब यहां पर आना चाहिए। बिल्कुल सही जो है सब लोग यहां पर जवाब देंगे और बताएंगे किस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। चलो जी जल्दी से सब लोग यहां पर करना और बताना अपना अपना क्या आंसर आ रहा है। तो राइट आंसर याद रखना देखो हैवी औद्योगिकरण, हैवी यूटिलाइजेशन, वो जो है भारी औद्योगिकरण के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको मिला है, क्या सवाल दिया गया है कि इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। हॉकी से, बैडमिंटन से, गोल्फ से, फुटबॉल से। इतना बार मैंने आपको पढ़ाया है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है मैं दोपहर 1 बजे आपका क्लास लिया था खेलों से संबंधित प्रश्न वाला, याद होगा आप सबको। खेलों से संबंधित प्रश्न वाला मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसी में मैंने जो है ये वाला आप सबको क्लियर करवाया था। ये वाला सवाल इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो जो इंदिरा गांधी गोल्ड कप है यह देखो आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, और यही जब यहां पर गोल्ड नहीं दिया रहता है तब क्या करते हैं, तो जब गोल्ड नहीं दिया रहेगा तब याद रखिएगा केवल अगर इंदिरा गांधी कप बोलेगा तो यह देखो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला है कि संसद के सम्मिलित सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। हु प्रेसिडाइज ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ये भी पढ़ाया हुआ सवाल है, जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। देख सकते हो हर एक सवाल आपके पढ़ाए हुए पेपर में आए हैं। जल्दी से जो है सभी लोग यहां पर बताइएगा क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल सही सब लोग को करना है और बताना है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बताओ, हर एक सवाल पढ़ाया हुआ पूछा गया है। जल्दी से सबको लाइक कर दो, सारे लोग शेयर करेंगे। जितना ज्यादा इस क्लास को फैला सकते हो फैला दो। हर एक ग्रुप में अपना आर्मी का शेयर कर दो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर एक जगह पे
और सभी दोस्त तक पहुंचा दो। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। और जितने भी लोग 15 जनवरी वाले हो, अभी क्लास देख रहे हो, यकीन मानो कि 15 जनवरी को आप सब भी जो हो 40+ लेके आओगे 50 में से। बस कंटिन्यू क्लास अटेंड करो चैनल को सब्सक्राइब करके। संसद के सम्मिलित सत्र की जो अध्यक्षता है यह देखो किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल है देखो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया? लद्दाख का पठार, पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब देना और सबको बताना कि भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है निम्न में से क्या है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलो जी जल्दी से जो है सभी लोग का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर अपना अपना जवाब देना और बताना क्या है सही आंसर। मैंने कल ही करवाया था, कुछ सवाल मैंने आपको कल बनवाए थे शाम 7 बजे, उसी टाइम जो है देखो मैंने आपको ये वाला करवाया था। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है यह देखो कौन सा होता है? तो यह देखो होता है आपका लद्दाख का पठार। ठीक है, पामीर का पठार को क्या बोलते हैं? तो सबको ही जानते हो, यह देखो विश्व का छत होता है। ठीक है, तिब्बत का पठार को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा ये विश्व का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार यही है। ठीक है, चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपको दिया है कि मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? विथ हुम इज मेजर ध्यानचंद रिलेटेड? फुटबॉल से, क्रिकेट से, कबड्डी से, हॉकी से? देखिए अभी 13 नवंबर वाले जितने भी बच्चे थे जिन्होंने भी देखो मुझसे पढ़ाई की, सारे लोग जो है 40+ करके आए हैं। और कम से कम भी गया है तो वह देखो सभी का 34 to 35 गया है। और मैं ये आप सबसे भी उम्मीद करूंगा जिनका भी एग्जाम अभी 15 जनवरी को है, मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी जो है 50 में से 35+ तो करो ही करो, क्योंकि इतना में सिलेक्शन फाइनल है। ठीक है, और कंटिन्यू क्लास अटेंड करो। मैं बता रहा हूं कि 40+ आपका ऐसे ही चला जाएगा, बस कंटिन्यू क्लास अटेंड करिए आप लोग। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? तो मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है सबको ही जानते हो, यह देखो हॉकी से है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको जो है देखो हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, ये सबको ही जानते हो। ठीक है, चलो जी चलेंगे अगला सवाल पे। यह देखो दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड? सिक्किम में है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है? आप लोग ही बताइए कि मैंने ये सवाल करवाया था कि नहीं। इतना बार मैंने आपको ये वाला सवाल बनवाया हूं, इतना बार मैं आपको ये वाला सवाल करवाया हूं, जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। IRO दिल्ली का ये पेपर है। ठीक है, IRO दिल्ली का भी हम लोग पेपर बना रहे हैं और अभी कंटिन्यू हर एक पेपर जो है बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है। तो अभी आपका 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू जो है हम लोग देखो 13 नवंबर वाला आर्मी पेपर जो है सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य से संबंधित है? तो यह देखो आपकी किस राज्य में स्थित है? तो यह देखो बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, देखो नालंदा वाला सवाल दे दिया। पिछला बार जो है आपका 16 अक्टूबर में पूछा था नालंदा से जुड़ा हुआ कि किसने जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय को? तो वो था देखो बख्तियार खिलजी। ये आप लोग जानते हैं, ये 16 अक्टूबर को पूछा था, मैंने बनवाया भी था। और अभी देखो आ गया कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो बिहार में है। देख लो एकदम जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा रहा है जो कि रिलेटेड है एक दूसरा से। अगला सवाल है कि बिहार राज्य से अलग करके किस राज्य को बनाया गया? विच स्टेट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ बिहार स्टेट? कालाहांडी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर झारखंड? बिहार राज्य से अलग करके जो है देखो आपका किस राज्य का निर्माण हुआ है? बिहार राज्य से अलग करके जो है देखो आपका किस राज्य को बनाया गया? चलो जी जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। बिल्कुल सही, सब लोग यहां पर जवाब देंगे। तो बिहार राज्य से अलग करके जिस राज्य को बनाया गया है वह राज्य है देखो झारखंड। ठीक है, 16 अक्टूबर को जो आपका पेपर हुआ था ना देखो बिहार रेजिमेंट में, उसमें पूछा गया था झारखंड राज्य का राजधानी, तो यह रांची होता है। अभी देखो पूछा कि बिहार से अलग करके किसको बनाया? झारखंड को बनाया। हर एक सवाल देख रहे हो जुड़ा हुआ पूछा गया है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है और सारा का सारा सवाल आपका पढ़ाया हुआ आया है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो दिया गया है, क्या सवाल है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट सिचुएटेड? गंगा नदी पे, कोसी नदी पे, गोदावरी नदी पे, नर्मदा नदी पे? चलो जी बिल्कुल सही करोगे और सबको बताओगे, पढ़ाया हुआ सवाल है, बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है। कोई भी क्लास उठा के देख लो, लगभग सब में आपको देखने को मिल ही जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? हर एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ पूछा गया है, हर एक सवाल आपका पढ़ाया हुआ आया है।
सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पे है? तो सबको ही जानते हो, यह देखो नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सरदार सरोवर परियोजना कहां पर है? तो यह जो है देखो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या मिला है यहां पर कि पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? विच इज द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर? सतही पानी, खनिज युक्त पानी, वर्षा का पानी या फिर कुएं का पानी? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत कौन सा है? पानी का सबसे शुद्ध स्रोत जो है कौन सा होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो पानी का सबसे शुद्ध स्रोत, बहुत बार मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया था। ये सवाल देखो 2021 का आर्मी का पेपर में पूछा भी था, पिछला साल का पेपर में। चलो जी जल्दी से सबको इसका जवाब देना और बताना यहां पर कि इसका सही जवाब क्या होगा। पानी का सबसे शुद्ध स्रोत क्या है? तो पानी का जो सबसे शुद्ध स्रोत है यह है देखो रेन वाटर, यह है आपका वर्षा का पानी, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो मिला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है, 15 है, 20 है या फिर 10 है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी जो सुरक्षा परिषद है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जल्दी से सबको जवाब देना और बताना किस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में जो है देखो कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्या होगा सही जवाब? तो कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहां पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको कि शेख हसीना वाजिद किस देश की प्रधानमंत्री हैं? शेख हसीना वाजिद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इजराइल, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका? चलो जल्दी से सबको जवाब देना और बताना इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सबको यहां पर जवाब दोगे और बताओगे किस सवाल का सही आंसर क्या है। बिल्कुल सही सबको को यहां पर जवाब देना है और बताना है। ये सवाल देखो सबको लगभग इसका जवाब जान रहे हो, बहुत बार ये न्यूज में आया हुआ है। शेख हसीना कहां की है? तो यह देखो बांग्लादेश की है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बांग्लादेश की, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस भारतीय राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम में, गोवा में, नागालैंड में, हिमाचल प्रदेश में? बहुत बार मैंने ये वाला सवाल करवाया है। इंडियन आर्मी का भी जो है देखो ये लगातार 3 साल से पेपर में रिपीट होते रहा है, प्रीवियस ईयर में लगातार जो है पूछा जाते रहा है। जल्दी से सबको जवाब दोगे बताओगे निम्न में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये है देखो आपका सिक्किम राज्य में, ठीक है। सिक्किम राज्य में जो है देखो आपका रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी देखो जीके के 15 सवाल यहां पर हो चुके हैं, ठीक है। जीके का जो है देखो आपका 15 सवाल हो चुका है। अब जो है देखो हमारा यहां पर जीएस का 15 सवाल रहेगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? एम्पियर, वोल्ट, वॉट या फिर ओम? कितना बार मैंने आपको ये वाला सवाल पढ़ाया है। ये सवाल देखो अभी आपका 16 अक्टूबर का भी आर्मी पेपर में आया था और मैंने आपको मात्रक वाला टॉपिक पढ़ाया था दोपहर 1 बजे का क्लास में, आप लोग को याद होगा। प्लेलिस्ट में से जाके पीछे का सारा टॉपिक वाइज क्लास जो है आप लोग देख सकते हैं, उसे मैंने ये वाला सबको करवाया था और मैंने बोला था कि मात्रक से सवाल हर आर्मी पेपर में आता है, तो इस बार भी आएगा। 16 अक्टूबर को भी आया था, 13 नवंबर को भी देखो आ गया। तो इसीलिए सभी लोग को ये वाला टॉपिक पढ़ लेना है जितना भी लोग 15 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो यह देखो वाट होता है, सबको जानते हो। ओम किसका इकाई है? तो ओम देखो आपका प्रतिरोध का इकाई है, रेजिस्टेंस का। वोल्ट किसका इकाई है? तो वोल्ट देखो आपका विभवांतर का इकाई है। और एम्पियर किसका इकाई है? तो एम्पियर याद रखिएगा, यह देखिए आपका विद्युत का इकाई है, इलेक्ट्रिक का इकाई है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। विद्युत धारा का इकाई है एम्पियर। अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो मिला है आपको कि ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑन व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नॉट डिपेंड? हवा के दाब पे, हवा का ताप पे, हवा का घनत्व पे? डी में है देखो इनमें से कोई नहीं। जो ध्वनि का वेग है यह हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? जो ध्वनि का वेग है ये हवा में किस पर डिपेंडेंट नहीं है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जो ध्वनि का वेग है यह देखो आपका हवा का दाब पर जो है निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जो ध्वनि का वेग है यह देखो आपका हवा का दाब पर जो है निर्भर नहीं करता है। ए वालों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि बीसीजी टीकाकरण किससे मुक्ति के लिए है? हैजा का,
छोटा अपदंश का, पोलियो का या फिर क्षय रोग का? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। ये सवाल देखो अभी 2021 का अभी पेपर में इंडियन आर्मी पूछी थी और इस बार भी देखो आपका आ गया। मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पहले में। बीसीजी टीकाकरण याद रखना, ऐसे देखो आपका तपेदिक में यूज होता है, टर्बोकुलोसिस में, टीबी में, पर वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो उसको एक भाषा में देखो क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है। डी वालों का आंसर जो है देखो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, डी वालों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो है कि पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? What is used for bridge construction? बलुई पत्थर का, चूना पत्थर का, कंक्रीट का? डी में है देखो इनमें से कोई नहीं। पुल का निर्माण करने में जो है निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? जो पुल का निर्माण है, पुल का निर्माण करने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही सब लोग को जवाब देना है और यहाँ पे बताना है पुल निर्माण के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो पुल निर्माण के लिए जो है देखो आपका कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुल निर्माण के लिए किसका यूज होता है? तो ध्यान में रखेंगे कंक्रीट का जो है देखो पुल निर्माण में प्रयोग किया जाता है। सब लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो है कि निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरकों का मुख्य संगठक है? अमीड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्या होगा सही जवाब? निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका नाइट्रोजन उर्वरकों का मुख्य संगठक है? निम्न में से क्या है देखो जो कि आपका नाइट्रोजन उर्वरक के मुख्य संगठक के रूप में जाना जाता है? तो निम्न में से जो नाइट्रोजन उर्वरक का मुख्य संगठक है यह देखो आपका क्या होता है? तो यह देखो अमोनिया होता है। ठीक है, बी वालों का जवाब सही है। अमोनिया का सूत्र क्या है? तो अमोनिया का सूत्र ध्यान में रखिएगा, यह देखिए NH3 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल मिला है देखो कि सूर्य ग्रहण तब होता है जबकि सोलर इलिप्स ऑकर व्हेन? बहुत बार मैंने आपको सवाल पढ़ाया, अभी मैंने जो मैराथन क्लास लिया था 500 सवालों का, उसमें भी मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया था। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? यह जो है यहाँ पर आपको बताना है। जल्दी से सभी लोग शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप से आप सभी जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुप में जो इस क्लास को पहुंचा दो, उन सभी ग्रुप में जो है देखो इस क्लास को लेकर चले जाओ। और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे और सभी लोग जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जल्दी से सबको को जवाब देना है। ध्यान में रखना है कि रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे की क्लास में जो है सभी लोग को जरूर जुड़ना है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब देखिए आपका जो चंद्रमा है या देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब मून जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब जो है देखो आपका सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? तो याद रखिएगा यह देखो अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, और उसी के साथ अगर बोलेगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है तो चंद्र ग्रहण जो है ये देखो आपका पूर्णिमा या फिर इसी को देखो प्रतिपदा भी बोलते हैं, पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, चलो चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपका क्या है, यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया हुआ है। सवाल मिला है कि निम्न में से कौन सा अनवीकृत है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज नॉन रिन्यूएबल? जंगल, वन्य जीव, पानी या फिर कोयला भंडार? निम्न में से क्या है जो कि आपका देखो अनवीकृत है, जिसको कि दोबारा नहीं बना सकते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग जवाब देना और बताना इस सवाल का सही आंसर क्या है। तो निम्न में से वह जो कि देखो अनवीकृत है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, यह देखो आपका क्या होता है? तो यह देखो कोयला भंडार होता है। ठीक है, जो कोयला भंडार है इसका आप फिर से जो है नवीकरण नहीं कर सकते हैं, ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन? धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर उपयुक्त सभी? निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि देखो आपका प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जो कि देखो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर जवाब देना और बताना कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जो है आंसर यहाँ पर सभी का आना चाहिए। क्या होगा सही जवाब? तो निम्न में से देखो जो आपका प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है यह देखो आपका यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, इनमें से सभी जो है देखो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ध्यान में रखिएगा, धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। यह देखो मिला है आपको यहाँ पर क्या सवाल देखो दिया गया है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है?
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर। ये यहाँ पे 78 लिखा हुआ है, ठीक है। 78%, 21%, 67% या फिर 1%। अभी ये जो सवाल है आपका, यह देखो 16 अक्टूबर को भी पेपर में आया था और देखो 13 नवंबर को भी जो है आपका पेपर में दे दिया। चलो जी, जल्दी से सब लोग जवाब देना और बताना यहाँ पर अपना अपना आंसर। जैसे अभी तक सही करते गए हो वैसे ही जो है सारे लोग सही करते चलोगे। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से सब लोग का आंसर आना चाहिए। तो निम्न में से क्या यहाँ पर आपको बताना है, तो आपको जो है यहाँ पर देखो बताना है कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो याद रखिएगा यह जो है आपका देखो 78% होता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो जो नाइट्रोजन है यह देखो आपका 78% होता है, सबको याद रखेंगे। और जो ऑक्सीजन है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, तो जो ऑक्सीजन है यह देखो आपका 21% होता है, ठीक है। सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया हुआ है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमन सेल। चलिए जी, जल्दी से सबको जवाब देंगे और बताएंगे। यहाँ पर बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। बिल्कुल सही सब लोग करने की कोशिश करना और बताना इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक मानव कोशिका में कितना गुणसूत्र होता है, तो एक मानव कोशिका में जो देखो 46 गुणसूत्र होता है। ये वाला सवाल मैंने आपको कल शाम 7 बजे भी करवाया था, आपको याद होगा तो, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो मिला है आपको कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, रतौंधी, एनीमिया। देख सकते हो हर एक सवाल मेरा पढ़ाया हुआ पूछा है। मैंने अभी आज से कुछ दिन पहले जो है आपको मानव रोग वाला टॉपिक करवाया था 1 बजे का क्लास में, देख लो उसी में ही मैंने ये वाला सवाल आपको बनवाया था। और देख सकते हो सेम एज उठाकर जो है आपको यहाँ पर पूछ दिया गया है। चलिए जी, क्या होगा सही जवाब? जल्दी से जो है सभी लोग को यहाँ पर जवाब देना है और बताना है किस सवाल का जो है सही आंसर क्या होगा। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सबको ही जानते हो, यह देखो एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। यह देखो मिला है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। विच इज द स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। डी में देखो दिया हुआ है खून। निम्न में से जो है देखो आपका सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही सब लोग यहाँ पर करने की कोशिश करना और बताना। देखो जितने भी लोग चिंतित हो कि सर मेरा इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो देखो मैं पहले ही यहाँ पर बता दे रहा हूं कि जितने भी लोगों का 100 का फिजिकल था, अगर 30 प्लस कर दिए हो तो सिलेक्शन फाइनल है, ठीक है। अगर 28 से 30 के बीच में बनाए हो आप लोग 100 का फिजिकल लाके, तो आपका जो है देखो सिलेक्शन फाइनल है, ठीक है। और यदि आपका फिजिकल जो है देखो यहाँ पर 88 का था, ठीक है, अगर आपने देखो 88 का फिजिकल दिया था, तो अगर आपका स्कोर जो है यहाँ पर देखो 32 से 34 के बीच में हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन फाइनल है, अगर आपने 32 से 34 सवाल सही किया है तो। और यही अगर आपका 81 का फिजिकल है, तो 81 का फिजिकल पे आपको जो है देखो 35 प्लस, 35 से लेके 37 के बीच में अगर आपने बना दिया है 81 का फिजिकल रखते हुए, तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। अब देख लो कि आपका कितना का फिजिकल था, इस रेंज में आ रहे हो तो सिलेक्शन फाइनल है सबका, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो यह देखो माइकोप्लाज्मा होता है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मिला है यहाँ पर कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है। यहाँ पर स्तनपायी नहीं, देखो आपका जो है स्तनधारी लिखा था, ठीक है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है। हाथी, गेंडा, ब्लू व्हेल, डी में देखो चूहा। निम्न में से जो है देखो आपका सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जो है सब लोग का आंसर आना चाहिए, जल्दी से करेंगे और सबको बताएंगे। तो निम्न में से जो देखो आपका सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है यह कौन सा होता है, तो यह देखो आपकी ब्लू व्हेल फिश है। यह जो है देखो आपका ब्लू व्हेल मछली है, ठीक है। चलो जी अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या मिला है यहाँ पर। सवाल देखो आपका दिया गया है कि एक पुनर्निर्माण होने वाला ऊर्जा स्रोत है पानी, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला। निम्न में से किसको जो है देखो हम लोग जो है यहाँ पे पुनर्निर्माण कर सकते हैं। इज अ रिन्यूएबल सोर्स। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सबको का जवाब यहाँ पर आना चाहिए। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो उसका कि देखो लोग पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सबको लाइक कर लो। इतने लोग देखो क्लास अटेंड कर रहे हो पर अभी तक भी आप सभी ने शेयर नहीं किया है, जो कि देखिए बहुत गलत बात है। जल्दी से जो है सभी लोग शेयर कर देंगे
और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। ध्यान में रखना है कि रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आता है। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में जो है सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। चलिए जी, बताना है कि एक पुनः निर्माण होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो यह देखो पानी है। पानी का निर्माण आप फिर से कर सकते हैं जैसे कृत्रिम वर्षा ये सब करवा के, तो ए वालों का जवाब सही है, बाकी का निर्माण नहीं हो सकता है। अगला सवाल देखो आपको मिला है कि जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। क्या होगा सही जवाब? जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। इस क्लास का जो PDF है यह देखो आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके जो सभी लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो जी, क्या होगा सही जवाब? जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो उत्पन्न करता है। तो देखो जो जनरेटर है यह ऐसा यंत्र है जो कि आपका उत्पन्न करता है आपकी विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, बी नहीं होगा, याद रखिएगा, बी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, डी वालों का जवाब सही है, विद्युत ऊर्जा को जो है देखो उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपका मैथ रहेगा। ठीक है, जीके का जो है देखो आपका 15 सवाल हो गया है, जीएस का भी जो है 15 सवाल हो गया है। अब जो है यहां से देखो आपके मैथ के सवाल रहेंगे। मैथ का सवाल है, पूरा का पूरा सोल्व करेंगे हम लोग। देखो ये सवाल जो है आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो जी, 12x - 1 बराबर में देखो लिखा है 143। तो आप लोग बताइए आगे कैसे होगा? आगे देखो 12x हो गया, ये जो इधर माइनस में है इधर मानो जाएगा तो प्लस में। तो ये हो गया देखो 143 प्लस में 1, तो ये हो गया देखो 12x बराबर में जोड़ोगे तो आएगा 144। ठीक है, अब x ये गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, 144 बटा 12 आ गया, कट कर दो, 12 एकम 12 हो गया। ठीक है, हासिल बचा यहाँ पे आपका 2, कैरी किया 2 और फिर 12 दूनी 24। तो 12 बार में ये कट हो रहा है, 12 आ रहा है। सी वालों का जवाब सही है, जितना का भी आंसर यहाँ पर सी है इनका आंसर सी है। कौन कौन सी किए हो? सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। किसका किसका सी आया है? सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो मिला है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 390 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो आधार ज्ञात करें। यह जो है आपको देखो यहां पर बताना है।
चलिए जल्दी सब कोई करेंगे। क्या देखो यहाँ पर आपको दिया है, तो आपको देखो यहाँ पर मिला हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये कितना मिला है, तो ये देखो आपको मिला है 390। ठीक है, यही दिया गया है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, देखो आपका फॉर्मूला याद रखोगे, ये होता है देखो आपका आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, b इंटू एच बराबर में 390 हो गया। तो आधार कितना है, तो आधार देखो मानो यहाँ पर b हो गया, h का जगह पे 26 हो गया, बराबर में 390 हो गया। ठीक है, b मतलब आधार होता है। अब फिर से मानिए आधार ही लिख देते हैं, आधार बराबर 390 बटा में मानो आ गया 26। ठीक है, कट करो, 13 से काटोगे तो 2 बार में 13 दूनी 26, और फिर होता है देखो 13 तिया 39, और एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो लग गया। 2 से जो 30 है यह देखो 15 बार में कटेगा। तो जो सही जवाब है यह देखो आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 15 मीटर। ए वालों का जवाब सही है। अगर आपने ए किया है तो बिल्कुल सही जवाब किया, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए जी अगला सवाल देखेंगे। यह देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 हो तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यह जो है आपको यहाँ पर बताना है। चलो बिल्कुल सही, सब लोग जवाब दोगे और बताओगे कि सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। क्या दिया है देखो कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है। चलिए यहां पर लिख लेंगे, एक सूत्र होता है, आप सब जानते हैं, मैंने बहुत बार आपको ये सब मैथ बनवाया हूं, बहुत बार मैंने आपको ये सब मैथ सेम टू सेम करवाया हुआ है। दो संख्या का गुणनफल बराबर देखो सूत्र होता है HCF गुना में LCM। ठीक है, हर एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ पूछा है, सारे के सारे सवाल जो है पढ़ाए हुए हैं, मैथ भी देख सकते हो, सारा का सारा पढ़ाया हुआ पूछा गया है। तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर लोगे, सभी लोग शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखोगे। ठीक है, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर देखो होता है HCF गुना LCM। तो दो संख्या है, चलो ठीक है, दो संख्या गुणनफल कितना दिया है, तो यह देखो दिया है आपका 4725। ठीक है, बराबर में HCF देखो आपको दिया हुआ है 15, LCM लघुत्तम समापवर्तक जो है आपको निकालना है। तो LCM बराबर करेंगे तो ये हो गया देखो 4725 बटा में 22 में आ गया देखो आपका 15। काटो इसको 15 से कितना बार में, तो 15 से जो पहले 47 को काटेंगे तो 15 तिया 45, बचा यहाँ पे हासिल 2, अब यहाँ पर 2 हो तो 22 हो गया। फिर मानो 15 एकम 15, अब यहाँ पर 22 में से 15 गया तो 7 बचा, अब यहाँ पर 7 और 5 हो गया देखो 75। तो 15 सते 15 पचे होता है देखो 75। जो सही जवाब है यह देखो आएगा आपका 315। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप सभी ने ए किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिए हो, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो मिला है कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे कि बहुत बार मैंने आपको ये वाला सवाल बनवाया है, मैथ का क्लास में यकीन ना हो तो जाके देख लेना, सेम टू सेम मैंने आपको ऐसा सवाल बनवा चुका हूं। सेम टू सेम सवाल मैंने आपको बहुत बार करवाया और देखो पूछा भी जा रहा है। सेम टू सेम सवाल देखो पढ़ाया हुआ पेपर में आपका आया है 16 अक्टूबर का 13 नवंबर का पेपर में। पिता की वर्तमान आयु, पहले क्या कीजिए, तो पहले यहां पर लिख लीजिए, देखिए पिता की वर्तमान आयु यह कितना हुआ, तो ये हो गया देखो 7x। ये पहला वाला पिता है तो पिता वाला 7x हो गया। अब उसी प्रकार से यहां पर देखो लिख लेंगे हम लोग जो है पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु लिख लीजिए, तो ये 3 दिया हुआ है तो ये हो गया देखो 3x। अब क्या बोला, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, कितना वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद करेंगे तो ये हो गया देखो आपका 7x + 10। अब इसका अनुपात मतलब कि बटा का चिन्ह, अब 10 वर्ष बाद पुत्र का भी आयु, तो ये हो गया देखो 3x + 10। 10 वर्ष बाद का लिख दिए, और बराबर में अनुपात कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है देखो 2:1, मतलब कि 2/1। ठीक है, अब क्या करो, इनमें जो है आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 से गुना करो तो ये हो गया देखो 7x + 10 इक्वल टू में हो गया देखो आपका 3 दूनी 6x और प्लस में हो गया देखो 10 दूनी 20। ठीक है, x को एक तरफ रखो तो ये हो गया देखो 7x माइनस में 6x बराबर में हो गया देखो 20 - 10। तो x बराबर आ रहा है देखो 10, x का मान 10 है। पूछा गया है आपसे देखो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु तो ये देखो 7 था, इंटू में यहां पर 10 रख दिए तो 7 दूनी कितना आ गया 70। तो पिता की जो वर्तमान आयु है या देखो 70 वर्ष है, 7 × 10 की जगह तो 70 आएगा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है कि एक डिस्क का मूल्य जो है देखो यहां पर ₹100 है।
एक व्यापारी 3 डिस्क कुछ छूट प्रतिशत देकर रुपए 274.50 में बेचता है, तो छूट प्रतिशत जो है आपको यहां पर बताना है कि इसका छूट प्रतिशत कितना होगा। बहुत बार मैंने देखो आपको छूट प्रतिशत वाला सवाल बनवाया हूं और देखो पेपर में जो है आपका यहां पर आ चुका है। ठीक है, चलो जी जल्दी जल्दी जो है हम लोग करते चलेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्या होगा देखिए, तो एक डिस्क का मूल्य कितना है, सबसे पहले यहां पर देखिए लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक डिस्क का मूल्य पहले लिख लीजिए, तो एक डिस्क का मूल्य है देखिए आपका 100 रुपया। ठीक है, तो इसी प्रकार 3 डिस्क है उसका मानो, तो यहां पर देखो लिख लेंगे हम लोग 3 डिस्क का मूल्य। ठीक है, 3 डिस्क का मूल्य कितना हो गया, तो यह हो गया देखो आपका 300। यदि एक डिस्क का मानो 100 रुपया था तो 3 डिस्क का 300 हो गया ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब यहां पर क्या करेंगे, तो हम लोग देखो छूट निकालेंगे कि कितना का उसको छूट मिला है। तो 3 डिस्क का दाम होना चाहिए था 300 रुपया, लेकिन वो उसको कितना में बेचा, देखो 3 डिस्क जो है वो कितना में बेच रहा है, तो वह देखो बेच रहा है 274.50 में। तो छूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो इसको देखो घटा देंगे, 274.50 घटाओगे तो आएगा देखो आपका यहां पर 25.50। ठीक है, 25.5 आएगा। ठीक है, यहां तक। अब आपको क्या बोला है, देखो छूट प्रतिशत निकालने को, तो छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है, छूट प्रतिशत बराबर देखो होता है यहां पर छूट बटा में जो टोटल मूल्य था, तो टोटल मूल्य है 300 और प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से गुना करते हैं, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया देखो 25.5 बटा में हो गया देखो आपका 300 और फिर देखो गुना में हो गया 100। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से काटो तो 8 तिहाई 24 हो गया, बचा यहां पर हासिल 1 और यहां पर 5, तो 15 हो गया। दशमलव दोगे तो 5 तिहाई 15 मतलब कि 8.50 आ रहा है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगर आपका जवाब ऑप्शन 1 हो गया है तो बिल्कुल सही किए हो, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो आपको मिला है यहां पर, क्या सवाल है कि कितने मूलधन का 3 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज से 5600 रुपए जो है यहां पर हो जाएगा। चलो जी, ये आपको यहां पर मिश्रधन दिया है, जो ब्याज और मूलधन को मिलाकर बनता है उसको मिश्रधन बोलते हैं। ये जो है आपको यहां पर मिश्रधन दे दिया है। ठीक है, इतना तक सबको याद चुके हैं। अब एसआई बराबर देखो कुल ब्याज निकालेंगे कि कितना ब्याज चल रहा है, तो मानिए आर इंटू टी हो जाएगा। तो 3 वर्षों में कितना का ब्याज चला, 4% का, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज हो गया देखो 12%। ठीक है, हमने कुल ब्याज निकाल लिया यहाँ पे, कुल ब्याज कितना लगा, तो ध्यान में देखो कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है, तो 12% का लग रहा है, क्योंकि एक वर्ष में 4% का है वार्षिक दर से, तो 3 वर्ष में 12% का ब्याज लग गया उस पर। ठीक है, अब मानो पहले से जो है वो 100% होगा, उसमें 12% और लग गया, तो अब वो हो गया देखो 112%। ठीक है, 112% बराबर में हो गया देखो आपका यहाँ पर 5600, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब 1% बराबर निकाल लो, तो 1% बराबर क्या होगा, तो ये हो गया देखो आपका यहाँ पर 5600 बटा में 112। ठीक है, और साथ में गुना में 100 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको जो है यहाँ पर प्रतिशत हटाना है। तो 112 से काटोगे तो यह देखो 50 बार में कटेगा, 50 गुना 100 करोगे तो यह देखो आ गया आपका 5000। जो सही जवाब है यह देखो हो जाएगा 5000। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। याद रखिएगा सही आंसर है आपका ऑप्शन ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखो क्या मिला है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के दौरान एक कार पहले 80 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, बची हुई दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। गाड़ी की औसत चाल क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहां पर देखो समय निकालेंगे कि उसको जो है कितना समय लगा है। ठीक है, समय कैसे निकालेंगे, तो समय देखो 120 किलोमीटर उसको टोटल दूरी जाना है, जिसमें से वो 80 किलोमीटर पहले गया, 80 किलोमीटर की दूरी कितना क्या चाल से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से। तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर देखो फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी है देखो 80 किलोमीटर का और चाल उसका है देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो काटोगे तो यह देखो आ गया यहां पर 4 घंटा समय। ठीक है, अब दूसरा वाला समय निकाल लो, फिर समय, तो समय बराबर फिर से फॉर्मूला होता है देखो आपका यहां पर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना का है, तो अब देखो बचा हुआ जो है दूरी, तो कितना बच गया, तो 80 किलोमीटर वो चला गया है उसमें से, तो कितना बचा, तो 120 में से 80 घटाओगे तो बचेगा 40, मतलब कि 40 किलोमीटर का दूरी उसको और जाना है। ये कितना का चाल से जा रहा है, तो यह देखो अभी जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से, तो 40 से 40 कटेगा तो यह देखो आ गया 1 घंटा में, मतलब कि वो पहुंच गया। तो अब यहां पर हमको क्या करना है, हमको देखो यहां पर बताना है औसत चाल।
चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो चाल बराबर देखो फॉर्मूला होता है दूरी बटा में समय, ठीक है। तो दूरी कितना का है? दूरी है देखो आपका टोटल 120 का, और उसको समय कितना लगा? तो पहले 4 घंटा लगा, फिर 1 घंटा और लगा, मतलब कि 5 घंटा लगा। तो बटा में यहां पर आपका 5 हो गया। 5 से 120 को काटो, 5 दूनी 10 हो गया, बचा यहां पर आपका 2, फिर यहां पे 0 आ गया तो 20, तो 5 चौका 20। जो सही जवाब है यह देखो 24 हो गया। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है। अगला सवाल मिला है कि 1 से 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। बहुत ही इजी सवाल है, जल्दी से जो है सब लोग को यहां पर जवाब देना है, ठीक है। चलो पहले आप लोग बनाओ, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल जो है आपको दिया गया है। जल्दी से जो है सब लोग यहां पर जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सबको यहां पर आंसर देना और बताना इसका सही आंसर क्या है। 1 से 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है। देख सकते हो हर एक मैथ एकदम इजी आया है, और आपका जो 15 जनवरी को पेपर है उसमें भी मैथ एकदम इजी आएगा। मैथ और रीजनिंग पूरा इजी आएगा आपका। जितना भी आपका देखो मैथ का बात करें या रीजनिंग का बात करें, टोटल आपका इजी आने वाला है 15 जनवरी को भी। और जीके जीएस भी बहुत आसान आया है। चलो तो 1 से 10 के बीच की सभी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या एक तो मानो 2 हो गया, फिर एक तो 3 होगा, एक तो आपका 5 हो जाएगा, फिर 6 नहीं, फिर 7 होगा, बाकी 8 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। तो यही 4 संख्या है, इनको जोड़ दीजिए आपस में। 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो सही जवाब आ रहा है देखो ऑप्शन ए। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो क्या है यहाँ पे कि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। अब बताओ कि इससे इजी आपको कौन सा सवाल दिया जाए। बहुत इजी सवाल है, बस बेलन का आयतन निकाल देना है। बहुत बार मैंने आपको पढ़ाया है ऐसा सवाल, ये सेम टू सेम सवाल मैं देखो आपको करवा चुका हूं। तो बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? यह देखो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां पर देखो आपको एच बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर देखो आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पाई का मान हो गया देखो 22/7, आर का स्क्वायर तो ये हो गया देखो 7 गुना 7, ठीक है। यहाँ पे एच का जगह पे देखो रख देंगे 15। ये देखो आपका 7 से 7 यहाँ पे कट गया। अब सबसे पहले क्या करो, 22 गुना 7 करो, तो 7 दूनी 14 का 4, हाथ में हासिल बचा 1, फिर से 7 दूनी 14 और 1 हो गया 15। 154 गुना 15 कर लो, कितना आ रहा है? चलिए इधर गुना कर लेंगे, 154 गुना 15, तो 5 चौका 20, हाथ में हासिल बचा 2, 5 पचे 25 और 2 हो गया 27, फिर से कैरी किया, हासिल बचा 2, 5 और 2 हो गया देखो 7, ठीक है। अब यहां पर हो गया देखो आपका 154, 1 से गुना करोगे तो 4 एकम 4, 5 एकम 5 और 1 एकम 1, ठीक है। यहां पर 7 बचा, 7 4 11 का यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11 का 1, हाथ में हासिल बचा आपका 1, 7 और यहां पर है आपका 5, 7 5 12 और 1 हो गया 13, 7 5 12 और 1 13 का 3 हो गया, फिर से हासिल 1 बचा, 2 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो 2310 आ रहा है। जो सही जवाब है यह देखो 2310 होगा। कितना लोग यहां पर बी को किए हैं? जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन बी है बिल्कुल सही किए हो, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। यह देखो क्या मिला है आपको। यह सवाल दिया है यहाँ पे x + 1 और इंटू में है देखो आपका x² माइनस में x और प्लस में है 1, ठीक है। देखिए दो तरीका है। एक तरीका है कि इससे पहले इन सब में गुना करिए, फिर इससे इन सब में गुना करिए और आपको जवाब मिल जाएगा। एक और तरीका है, ध्यान से देखोगे तो ये एक तो फॉर्मूला है, ये आपका एक फॉर्मूला पे बना हुआ है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला पे है? तो ये देखो आपका बना हुआ है AQ + BQ वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। AQ + BQ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो ये देखो होता है A + B, फिर इंटू में होता है देखो आपका यहाँ पर A² माइनस में AB और प्लस में होता है देखो B²। इसी पर जो है ये वाला देखो आपका टोटल फिट बैठ रहा है। देखो A + B, माना ये A है और ये B है, तो देखो A + B कर दिया ना, x + 1, फिर A² मतलब कि x का स्क्वायर माइनस में A × B, x गुना 1 करोगे, x और 1 को गुना करोगे तो x ही आएगा, फिर प्लस में B का स्क्वायर, तो B की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब कि ये पूरा इस पे फिट बैठ गया। तो अब केवल ये आप कर दीजिए, ठीक है। AQ + BQ पर ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हो गया देखो AQ प्लस में BQ, तो A का जगह पे ये है तो ये हो गया देखो x का क्यूब, फिर प्लस में BQ मतलब कि 1 का क्यूब।
तो x का क्यूब देखो कितना होता है, तो x क्यूब हो गया, और 1 का क्यूब जो है 1 होता है, तो x क्यूब प्लस 1। सी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है कि √2 एक संख्या है। √2 इज अ नंबर। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। डी में देखो दिया हुआ है नन ऑफ दीज। आप लोग जानते हैं कि ये वाला सेम सवाल मैंने आपको पहले करवाया है। 16 अक्टूबर को आपका पेपर में सेम सवाल आया था, बस 16 अक्टूबर को पूछा था कि √5 कौन सी संख्या है। अभी आपका √2 पूछ दिया गया। तो जितना भी लोग देखो 16 अक्टूबर वाला पेपर बनाए थे उसमें से तो सबको क्लियर है कि यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो √2 भी जो है वो कौन सी संख्या हो गई, तो ये भी जो है देखो एक अपरिमेय संख्या हो गई। ये तो आपने पढ़ा था। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पर आपको मिला हुआ है, ये देखो मिला है 48, प्लस में है देखो 8, फिर यहां पर दिया हुआ है देखो गुना, फिर है आपका 0.75 और माइनस में है 5। ठीक है, बोर्ड मास है तो बोर्ड मास में गुना है तो पहले गुना का काम होता है। ठीक है, तो यहां से दशमलव हटाइए, दशमलव हटाने पे नीचे देखिए बचेगा, बैठ जाएगा आपका 100। 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, फिर 4 से 8 को काट दो, 4 दूनी 8, कितना बचा देखो, तो 48, प्लस में ये 2 है और यहां पर 3 है, तो 3 दूनी हो गया देखो 6, और माइनस में हो गया 5। अब जोड़ और घटाओ, तो पहले क्या करेंगे, पहले देखिए क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं। बोर्ड मास से पहले जोड़ का काम होता है, फिर घटाओ का। तो 48 और 6 कितना हो गया, तो 48 और 6 जो है देखो आपका 54 हो गया। ठीक है, 8 6 14 होता है, 54 हो गया, माइनस में 5, 54 माइनस 5 करोगे तो यह देखो 49 हो गया। जो सही जवाब है यह देखो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको क्या मिला है कि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आपको जो है यहां पर देखो बहुभुज की भुजाओं का संख्या जो है निकालना है। ठीक है, चलिए जल्दी सब कोई बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या बोला है, तो यहां पर देखो आपका आंतरिक कोण है। ठीक है, और मानो बराबर में आपका क्या है, और यहां पर देखो आपका बाह्य कोण है। ठीक है, यही तो चीज दिया गया है ना आपको, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। जो आंतरिक कोण है यह देखो आपका बाह्य कोण का 5 गुना है। किसका, तो 5 गुना है तो बाह्य कोण का। तो ये यदि 5 है तो ये मानो 1 हुआ, तभी तो ये 5 गुना होगा ना। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब याद रखिएगा एक चीज कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण, ठीक है, सबको लोग को ध्यान में रखना है। यहां पर देखो कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर देखो मान होता है 180। ठीक है, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान होता है 180। ठीक है, तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान कितना हो गया, 180 हो गया। तो आंतरिक और बाह्य, एक 5 था एक 1 था, तो ये हो गया देखो 5 प्लस 1 बराबर में 180। 5 और 1 कितना हो गया, 6 बराबर में 180 आ गया। 6 से काटोगे तो 30, मतलब कि 1 बराबर कितना आया, तो 30 आ गया। तो बाह्य कोण का मान कितना है, तो 1 बराबर 30 है। जो बाह्य कोण का मान हुआ यह देखो आपका 30 आ गया। ठीक है, यहां तक। अब एक फॉर्मूला होता है, शायद आप सबको पता होगा, देखो यहां पर ये फॉर्मूला होता है देखो आपका भुजाओं की संख्या। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बराबर देखो फॉर्मूला होता है 360 बटा में होता है देखो आपका बाह्य कोण। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया देखो 360 बटा में 30, देखो 0 से 0 कटा, और 3 से जो ये है देखो 12 बार में कटा। तो सही जवाब आ जाएगा देखो ऑप्शन ए। 12 करने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, 12 करने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होने से 1320 रुपए खर्च करने से 2 रुपए प्रति लीटर कम मिलता है, 2 लीटर कम मिलता है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत क्या है, यह जो है आपको यहां पर बताना है। तो ये सवाल जो है, यह सवाल देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। इस सवाल का जो जवाब है सब लोग देंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक सवाल मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूं, इसका जवाब सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखो आपका रीजनिंग आ रहा है। ठीक है, जीके का 15 सवाल हो गया है आपका, जीएस का भी 15 सवाल हो गया, और मैथ का भी जो है देखो आपका 15 सवाल हो गया। टोटल 45 सवाल आपके हो चुके हैं। अब जो है 5 सवाल हमारा और रहेगा, रीजनिंग का रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 9 है, यहां पर 27 है, यहां पर 81 है। 3 से 9 जाने में गुना में 3 किया, 9 से 27 जाने में गुना 3 किया, और 27 से 81 जाने में जो देखो आपका गुना 3 किया। ठीक है, तो वही कर देते हैं, 81 गुना 3 कर दीजिए, तो 3 एकम 3, और फिर हो गया देखो 8 तिहाई 24। तो सही जवाब होगा देखो 243। जो सही आंसर है यह देखो होगा ऑप्शन बी। बी किसका किसका आया है, बहुत शानदार, सबको बी किए हो, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है सबका। देख सकते हो कितना आसान पेपर आया है, बहुत ही इजी पेपर है। जितने भी लोगों ने कंटिन्यू पढ़ाई किया ना वो
फाड़ के रख दिया पेपर में, उन्होंने पेपर में धुआं कर दिया है, पेपर में आग लगा दी है, सभी का 40+ गया है स्कोर, जो कि बहुत अच्छा बात है। क्या देखो मिला है कि एक फोटो की तरफ संकेत करते हुए लता ने कहा कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, यह आदमी लता से कैसे संबंधित है। चलो सेम सवाल देखो, मैंने यही सवाल आपको पहले बनवाया है और सेम सवाल देखो आपका पेपर में पूछा गया है। चलो जी बिल्कुल सही, सब लोग करना है और बताना कि इस सवाल का जो है सही जवाब क्या होगा। जितने भी लोगों को 15 जनवरी आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन चाहिए, जल्दी से जो है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो और कंटिन्यू रोज दोपहर 1 बजे जीके जीएस का क्लास अटेंड करो यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका ओरिजिनल पेपर का क्लास अटेंड करो। तो 1 बजे और शाम 7 बजे सभी लोग जरूर जुड़ेंगे। चलो क्या दिया है देखो कि यह मेरे दादा, क्या देखो बोल रहा है कि यह मेरे दादा के इकलौते बेटे, ठीक है, दादा के इकलौते बेटे, दादा के केवल एक ही बेटा है, वो भी इकलौते हैं, तो उस प्रकार से उसके कौन हुए, तो वो लता के पिता हुए। अब पिता का बेटा, क्या बोला, उसका बेटा, तो पिता का बेटा उसका कौन लगेगा, तो पिता का बेटा जो है देखो उसका भाई लगेगा। तो जो सही जवाब है यह देखो हो गया ऑप्शन बी, भाई। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह देखो मिला है कि अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, अरुण का लड़की के साथ क्या संबंध है। जल्दी से सब लोग अपना अपना यहाँ पर जवाब देना और बताना कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से सब लोग को जवाब देना है। चलिए जी, ये चीज जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही जवाब, ठीक है। देखो अरुण ने क्या बोला कि यह जो लड़की है यह मेरी माँ के पोते, ठीक है, अरुण बोल रहा है देखो कि मेरी माँ का पोता, ठीक है। अच्छा, माँ का पोता उसका कौन लगा, तो माँ का पोता तो उसका बेटा लगा, ठीक है, माँ का पोता उसका कौन लगा, तो माँ का पोता उसका जो है बेटा लगेगा। अब क्या बोला, बेटा की पत्नी, तो बेटा की पत्नी जो है देखो वो अरुण की बहू लगेगी। क्या हो गया सही जवाब, तो वो जो है उसका ससुर है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया था कि विषम की पहचान करें, आइडेंटिफाइड द ऑड वन आउट, पारा, सोना, चांदी, तांबा। विषम का पहचान करना है, यहां पर जो आपको देखो अलग का पहचान करना है कि निम्न में से अलग कौन है, निम्न में से जो है देखो आपका विषम कौन है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे सब लोग। तो निम्न में से जो विषम है, जो अलग है, यह देखो आपका यहाँ पर पारा है। पारा क्यों अलग है, चारों के चारों धातु ही है, पर पारा अलग है क्योंकि ये द्रव के रूप में होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो टोटल जो है देखो आज आपका 48 सवाल था, 48 क्वेश्चन। सबको जरूर बताना 48 में से कितने सवाल आपने बनाए, 48 में से दो सवाल जो है आपका देखो रीजनिंग का अवेलेबल नहीं है इसमें, क्योंकि 2 सवाल बच्चे नहीं बता पाए थे अच्छे से, इसलिए 2 नहीं 1 सवाल, 49 सवाल आज आपका हुआ है, ठीक है, 49 क्वेश्चन आज आपका हुआ है, 1 सवाल केवल अवेलेबल नहीं है, 49 सवाल आज आपके करवा दिए गए हैं। सभी लोग को जो इस क्लास का पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है सभी लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जो है जरूर बताएंगे कि 49 में से आप सबने कितने सवालों को सही किया। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45+ सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया। 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है, और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।